कभी-कभी इंसानों के बर्ताव को देखना बिल्कुल वैसा ही लगता है ना, जैसे कोई ऐसी फिल्म देखना जिसे हम पहले ही दसियों बार देख चुके हैं। हाँ, ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दृश्य भले ही नया लगे, हालात बिल्कुल अलग हों, लेकिन अंदर ही अंदर हमें सटीक रूप से पता होता है कि स्क्रीन पर मौजूद किरदार अपना अगला कदम क्या उठाने वाला है। सही कहा। हमें पता होता है कि वो कब भड़केगा या कब शांत होगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम असल जिंदगी में भी ऐसा कर सकते हैं? अगर हम इसके विज्ञान में जाएं, तो ये कोई जादुई ताकत या रहस्यमयी अंतर्ज्ञान नहीं है। ये बहुत ही तार्किक है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी के अगले कदम का अनुमान लगाता है, तो वो दरअसल अनजाने में ही सही कुछ बहुत ही वैज्ञानिक पैटर्न्स को पढ़ रहा होता है। मतलब ये एक तरह का डेटा प्रोसेसिंग का खेल है। बिल्कुल। जहां दिमाग उस अदृश्य ढांचे को डिकोड कर लेता है जिस पर इंसानी बर्ताव टिका होता है। चलिए, इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं और इसी अजीब सी लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई को डिकोड करने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डीप डाइव में गोता लगाने वाले हैं। और आज का हमारा आधार है हेनरिक फेक्सिस की बेहद चर्चित किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। हाँ, बिना किसी जादू टोने के। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें थॉट प्रिडिक्शन यानी विचारों की भविष्यवाणी करने की इस कला को समझना है। सही कहा, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ खेल का मोहरा बनने के बजाय उस खेल के ऊपर उठकर सोच सके। और एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, मैं इस विषय को लेकर बहुत उत्सुक हूं। होनी दी जाइए, क्योंकि विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो फिक्सिस का काम केवल माइंड रीडिंग जैसे फैंसी शब्दों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक कैच फ्रेज लगता है। बिल्कुल, यह सीधे तौर पर व्यवहार के विज्ञान की गहराइयों में उतरता है। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है या दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देता है। और फैसले लेने के शॉर्टकट्स कैसे चुनता है, राइट? हाँ, और ज्ञान तभी सच में मूल्यवान होता है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए। इस जानकारी का उद्देश्य किसी पर हावी होना नहीं है। तो फिर इसका असली फायदा क्या है? इसका फायदा है इंसानी संचार को बेहतर बनाना और सबसे जरूरी बात, खुद को किसी भी अवांछित प्रभाव से बचाना। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑफिस की कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग हो या दोस्तों के बीच की कोई बहस। हाँ, बिना किसी भारी तकनीकी भाषा में उलझे हम यही देखने वाले हैं कि ये तरीके असल जिंदगी में कितने कारगर हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहराई में बसा हुआ है। कौन सा भ्रम? यही कि हम सभी इंसानों को लगता है कि हम इस दुनिया में पूरी तरह से यूनिक हैं। हमारी सोच और हमारे फैसले सबसे अलग हैं। अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन फैक्सिस का सिद्धांत इस गुब्बारे में सुई चुबा देता है। किताब का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि लोग पूरी तरह से अनुमान लगाने योग्य हैं। इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा, अरे ऐसे कैसे? हाँ, ऐसा लगना स्वाभाविक है। इंसान भले ही खुद को कितना भी जटिल समझे, लेकिन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। ऊर्जा बचाने के लिए? मतलब वो आलसी है? एक तरह से हाँ। और ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक ही तरह के बर्ताव को बार बार दोहराना। अच्छा। इसीलिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सिद्धांत उभर कर आता है, बीता हुआ व्यवहार ही भविष्य की भविष्यवाणी है। मतलब अतीत में इंसान ने जैसा बर्ताव किया है वही उसके भविष्य के फैसलों का ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल, जो पहले हुआ है वही फिर होगा। तो अगर कोई इंसान हमेशा किसी मीटिंग में लेट आता है, तो ये उम्मीद करना बेकार है कि वो किसी बहुत जरूरी दिन अचानक से समय का पाबंद हो जाएगा। एकदम सही। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों पे जल्दी भावुक या आक्रामक हो जाता है। तो किसी भी बड़े दबाव वाली स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया भावुक ही होगी ना? वो अचानक से शांत और तार्किक में ही बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। और फेक्स इन पैटर्न्स को 4 मुख्य स्तंभों में बांटकर समझाते हैं। वो 4 स्तंभ क्या है? पहला है निर्णय लेने की आदतें। मतलब कोई व्यक्ति फैसले जल्दी लेता है या बहुत सोच विचार कर डेटा एनालाइज करके आगे बढ़ता है। समझ गई। दूसरा है प्रतिक्रिया का तरीका। क्या वे खतरे को देखकर आक्रामक होते हैं या रक्षात्मक होकर पीछे हट जाते हैं? फाइट या फ्लाइट मोड की तरह। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है भावनात्मक ट्रिगर। कौन सी बारीक बातें उनके अंदर खुशी, दुख या असुरक्षा पैदा करती हैं? और चौथा? चौथा है संवाद का तरीका। क्या वे सीधे बात करते हैं या घुमा फिरा कर? इन चारों को मिलाकर ही किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा?
बताइए, क्या समय के साथ लोग सच में नहीं बदलते? क्या हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते या जीवन के अनुभवों से परिपक्व नहीं होते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अगर सब कुछ पहले से ही एक तय पैटर्न पर चल रहा है, तो फिर इंसान के बदलने की क्षमता का क्या मतलब रह गया? क्या हम सिर्फ प्रोग्राम किए गए रोबोट हैं? नहीं, रोबोट तो नहीं है। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। इंसान के विचार या उसकी राजनीतिक राय समय के साथ बिल्कुल बदल सकते हैं। हाँ, वो तो बदलते ही है। लेकिन किसी भी जानकारी को प्रोसेस करने का जो उनका हार्डवेयर है या जो सिस्टम है, वो आमतौर पर वही रहता है। मतलब सोचने का तरीका नहीं बदलता? हाँ, जब इंसान शांत होता है तब वो अपनी नई सीखी हुई तार्किक सोच का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे ही कोई दबाव या तनाव महसूस होता है तो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। बिल्कुल, दिमाग का एमिगडाला हिस्सा हावी हो जाता है और इंसान हमेशा अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर लौट आता है। इसीलिए तनावपूर्ण स्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करना सबसे ज्यादा आसान होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर लोग तनाव में डिफॉल्ट पैटर्न पर लौट आते हैं, तो उन पैटर्न्स को उसी पल कैसे पकड़ा जाए? यही तो सबसे बड़ा कौशल है। जब कोई सामने बैठा हो तो उसके दिमाग के अंदर झांकना तो मुमकिन नहीं है, और यहीं से इस डीप डाइव में प्रवेश होता है माइक्रो बिहेवियर का। बिल्कुल, माइक्रो बिहेवियर्स वो खिड़कियां हैं जहां से दिमाग के अंदर चल रही उथल-पुथल रिस कर बाहर आ जाती है। फैक्सेस भी बताते हैं कि ये वे छोटी-छोटी अदृश्य शारीरिक हरकतें हैं जो भविष्य के कदमों का इशारा देती हैं। हाँ, जब हम कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित नहीं रख पाता। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। क्या एनालॉजी है? मुझे तो ये सारे माइक्रो बिहेवियर्स ना बिल्कुल किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लोडिंग आइकॉन की तरह लगते हैं। लोडिंग आइकॉन? अरे वाह! अगर हम इसे बिहेवियरल साइंस के नजरिए से देखें तो ये तुलना काफी हद तक सही बैठती है। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब जब हम कंप्यूटर पे कोई भारी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो अंदर प्रोसेसर में क्या चल रहा है ये हमें बाहर से नहीं दिखता। हाँ, हम मशीन के अंदर नहीं देख सकते। लेकिन स्क्रीन पे घूमता हुआ वो छोटा सा लोडिंग आइकॉन हमें तुरंत बता देता है कि अंदर कुछ भारी काम चल रहा है, सिस्टम दबाव में है। बिल्कुल सही। माइक्रो बिहेवियर भी बिल्कुल यही काम करते हैं। हम सामने वाले के दिमाग के न्यूरॉन्स नहीं देख सकते, लेकिन शरीर की हरकतें वो लोडिंग आइकॉन बन जाती हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है और इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल कारण समझना भी जरूरी है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी बोझ। हाँ, दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। जब दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं या कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसे सच्चाई और झूठ दोनों याद रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, इससे कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम उस भारी दबाव को रोक नहीं पाता और वो ऊर्जा छोटी छोटी शारीरिक हरकतों के रूप में लीक होने लगती है। जैसे किताब में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं। अगर किसी बातचीत के दौरान कोई बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रहा है तो उसका मतलब है कि वो अधीर हो रहा है। हाँ, उसके दिमाग ने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला पहले ही कर लिया है। और अगर कोई लगातार पैर हिला रहा है तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अंदरूनी घबराहट या एड्रेनलिन का सीधा संकेत है जिसे शरीर बाहर निकाल रहा है। और अगर कोई अचानक से बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे, वाक्यों को पूरा किए बिना अगले पर कूदने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उन पर मानसिक दबाव है। यहीं पर एक चतुर पर्यवेक्षक बाजी मार लेता है। जो इन सुरागों को पढ़ना जानता है वो केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वो लोडिंग आइकॉन देख लेता है। हाँ, वो इन लीक हो रही हरकतों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देख लेता है। जब शब्द कुछ और कह रहे हों लेकिन शरीर कुछ और बता रहा हो। तो शरीर की बात ही सच होती है ना? हमेशा, क्योंकि शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर इन माइक्रो बिहेवियर से हमें पता चल गया कि दिमाग किस दिशा में जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगले फैसले को बदला जा सकता है? और यहीं से हम थोड़े से खतरनाक हिस्से की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल। अब बात सिर्फ सामने वाले को समझने की नहीं है, बल्कि उनके फैसलों को प्रभावित करने की है। यहाँ बात आती है चॉइस कंट्रोल की। चॉइस कंट्रोल यानी चुनाव का भ्रम पैदा करना। मानव मनोविज्ञान में प्रभाव डालने की यह सबसे पुरानी और कारगर तकनीकों में से एक है। ये काम कैसे करती है? यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि इंसान को आज़ादी बहुत पसंद है, लेकिन फैसले लेना उसे थका देता है। किताब में जो उदाहरण है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। चॉइस कंट्रोल का मतलब है सामने वाले को ऐसे विकल्प देना जो दोनों ही स्थितियों में एक ही नतीजे की तरफ जाते हो। बिल्कुल, जैसे ये पूछने के बजाय कि क्या ये काम किया जाएगा या नहीं, जिसमें नहीं का सीधा विकल्प मौजूद है। हाँ, तो सवाल का ढांचा बदल दिया जाता है।
पूछा जाता है ये काम आज शुरू किया जाएगा या कल। अरे वाह, मतलब दिमाग को फंसा दिया। अगर हम कॉग्निटिव साइंस को समझें तो दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। इसे कॉग्निटिव लेजीनेस या दिमागी आलस कहा जाता है। तो जब दिमाग के सामने विकल्प ए और विकल्प बी रखा जाता है तो वह उन दोनों में से एक को चुनने में ही अपनी ऊर्जा लगाता है। वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि खुद से एक नया विकल्प सी बनाए। यानी मुझे ये काम करना ही नहीं है वाला विकल्प। सही कहा। सामने वाले के दिमाग को लगता है कि नियंत्रण पूरी तरह से उसके हाथ में है। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से चुनाव कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि काम होना है, ये दिशा पहले ही तय कर दी गई है। नहीं का विकल्प ही चतुराई से गायब कर दिया गया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रीसुएशन का भी जिक्र आता है। प्रीसुएशन? परसुएशन तो सुना था, ये प्रीसुएशन क्या है? अपनी मुख्य बात कहने से पहले ही दिमाग के माहौल को उस बात के लिए तैयार कर देना। जैसे कोई उदाहरण? अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ की उम्मीद है तो सीधे मुद्दे पर आने के बजाय बातचीत की शुरुआत सफलता, विकास और सकारात्मक मानसिकता सीखी जाती है। अच्छा, इससे दिमाग एक यस मोड में आ जाता है। हाँ, वो पहले से ही सहमत होने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चतुर जादूगर के कार्ड ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। जादूगर का कार्ड ट्रिक? वो कैसे? जादूगर ताश के पत्तों को ऐसे फैलाता है कि दर्शक को लगता है उसने अपनी मर्जी से पत्ता चुना है, जबकि जादूगर ने मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके वही पत्ता उसके हाथ में थमा दिया होता है। ये तुलना बहुत सटीक है। तो क्या ये महज बातचीत का एक स्मार्ट तरीका है या फिर ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मैनिपुलेशन शब्द का अपना एक नकारात्मक अर्थ होता है। हाँ, नीयत के बात आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन शुद्ध मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये इंसान की सोचने की प्रक्रिया का सही उपयोग करना है। हमारा दिमाग कभी भी शून्य में फैसले नहीं लेता। वो आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। हाँ, वो हमेशा संदर्भों और हाल ही में मिली जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है। प्रीसुएशन सिर्फ उस संदर्भ को एक खास दिशा में मोड़ने का काम करता है। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है प्रभाव और हेरफेर के भी। सही कहा। चलिए, अब तक जो कुछ भी सामने आया है इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं। फैक्सिस ने एक बहुत ही स्पष्ट रिएक्शन प्रेडिक्शन फॉर्मूला दिया है। हाँ, ये फॉर्मूला इस पूरे विषय का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। ये फॉर्मूला है स्थिति प्लस व्यक्तित्व प्लस भावना बराबर प्रतिक्रिया। इंसान की प्रतिक्रिया कभी हवा से पैदा नहीं होती। अगर स्थिति, व्यक्तित्व और उस पल की भावना को सही सही माप लिया जाए तो अगली प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी एक गणित के फॉर्मूले की तरह की जा सकती है। बिल्कुल। इसे एक सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्थिति बहुत अधिक दबाव वाली है और व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है जो जल्दी भावुक हो जाता है, और उस वक्त उसकी भावना डर की है। तो इन तीनों दबाव, भावुक व्यक्तित्व और डर को मिलाने पर प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रतिक्रिया हमेशा पैनिक या घबराहट ही होगी। वो अचानक से कोई तार्किक समाधान नहीं निकाल पाएगा। इसे रोजमर्रा की दुनिया में कैसे लागू किया जाता है? मान लीजिए दो लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण डील हो रही है। एक व्यक्ति ने ऑब्जर्व कर लिया है कि दूसरा फैसले बहुत जल्दी जल्दी लेता है। ये उसका व्यक्तित्व हो गया। हाँ, और स्थिति में डील हाथ से निकलने का जोखिम है, जिससे नुकसान का डर पैदा हो गया है। ये भावना होगी। और वो लगातार पैर हिला रहा है, जो माइक्रो बिहेवियर है। बिल्कुल। तो जो इस फॉर्मूले को समझता है वो तुरंत एक लिमिटेड ऑफर देकर जल्दबाजी पैदा कर देगा। और परिणाम? वही जो प्रिडिक्ट किया गया था। वो व्यक्ति घबराहट में बिना ज्यादा सोचे निर्णय ले लेगा। अगर मैं इसे ऑफिस के काम से जोड़कर देखूं तो मान लीजिए टीम के सामने एक बड़ी डेडलाइन है। ये हो गई स्थिति। हाँ। टीम लीडर का व्यक्तित्व ऐसा है जो माइक्रो मैनेज करता है। बिल्कुल। और सर्वर डाउन होने से हताशा की भावना आ गई है। तो प्रतिक्रिया चिल्लाने या दबाव डालने की ही होगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए किया जा सकता है? नहीं, ये फॉर्मूला खुद की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी एक बेहतरीन टूल है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस के लिए? हाँ, दबाव वाली स्थिति में खुद से पूछें, स्थिति क्या है, मेरी भावना क्या है, क्या मैं पुराने पैटर्न का शिकार हो रहा हूँ? खुद की डिफॉल्ट सेटिंग को ओवरराइड करना ही असली महारत है। बिल्कुल। दूसरों को डिकोड करने से ज्यादा खुद को डिकोड करना जरूरी है। बहुत गहरी बात है। अब हम इस डीप डाइव के सबसे अंतिम और शायद सबसे चौंकाने वाले सत्य की ओर बढ़ते हैं। और वो क्या है? पूरी चर्चा इस बात पर थी कि फैसलों को कैसे प्रभावित किया जाए, लेकिन अंत में जो निष्कर्ष आता है वो बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। हाँ, वो निष्कर्ष ये है कि सच में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के दिमाग को सीधे नियंत्रित नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं? जो लोग इस मनोविज्ञान को समझते हैं वे इंसानों को नहीं बल्कि उस माहौल यानी एनवायरनमेंट को नियंत्रित करते हैं।
और माहौल ही इंसानी व्यवहार को तय कर देता है। इसका मतलब किसी की सोच को सीधे बहस से बदलने की कोशिश करना बेकार है। बिल्कुल। इंसान का ईगो तुरंत बचाव में आ जाता है। इसके बजाय उस परिवेश को ही बदल देना चाहिए। स्मार्ट लोग परिस्थितियों का डिजाइन तैयार करते हैं। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। कैसीनो या सुपरमार्केट इसके बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? वहां कोई ये नहीं कहता कि ज्यादा पैसे खर्च करो, वे सिर्फ माहौल डिजाइन करते हैं। कैसीनो में कोई घड़ी या खिड़की नहीं होती, ताकि समय का पता न चले। हाँ, और सुपरमार्केट में रोजमर्रा की चीजें सबसे पीछे रखी जाती हैं ताकि लोगों को हजार चीजों के सामने से गुजरना पड़े। बिल्कुल। अगर बातचीत का माहौल शांत डिजाइन किया गया है तो फैसला भी ज्यादा सकारात्मक होगा। और अगर माहौल में डर पैदा कर दिया गया है तो तार्किक सोच बंद हो जाएगी। माहौल हमेशा इंसान की इच्छा शक्ति को हरा देता है। 100%। हम भ्रम पाल लेते हैं कि हम फैसले स्वतंत्र होकर ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में दिमाग एक रडार की तरह माहौल से सिग्नल ले रहा है। जो उस माहौल का आर्किटेक्ट है वही फैसलों की दिशा तय कर रहा है। ये विचार सशक्त भी करता है और डराता भी है। तो चलिए, हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें डिकोड की हैं उन्हें समेट लेते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की इस सच्चाई से कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। हर किसी के फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं। हमने समझा कि माइक्रो बिहेवियर शरीर के लोडिंग आइकॉन बन जाते हैं। हाँ, और चॉइस कंट्रोल से दिमाग के आलस का फायदा उठाया जाता है। हमने देखा कि स्थिति, व्यक्तित्व और भावना के फॉर्मूले से सटीक भविष्यवाणी हो सकती है और अंत में असली ताकत माहौल को डिजाइन करने में है। और आज के दौर में ये ज्ञान महज जानकारी नहीं, एक ढाल है। ये खुद को अदृश्य प्रभावों से बचाने की नींव है। ये ज्ञान इंसान को मोरे से खिलाड़ी बना देता है। सही बात है। और अब एक विचार जो दिमाग में गूंजता रहना चाहिए, अगर हमारा हर फैसला उस माहौल पर निर्भर करता है जिसे किसी और ने डिजाइन किया है, तो जरा ठहर कर सोचिए। हाँ, आज सुबह आंख खुलने से लेकर अब तक जो भी फैसले स्वतंत्र मानकर लिए गए हैं, फोन पर कुछ खरीदना हो या क्या खाना है, उनमें से कितने सच में अपने थे और कितने फैसले चॉइस आर्किटेक्ट्स द्वारा पहले ही तय कर दिए गए थे। ये सवाल सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम सच में कितने आजाद हैं। बस अब ये तय करना है कि क्या सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग पर चलते रहना है या खुद उस फिल्म के डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठना है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। अपने आसपास के पैटर्न्स को डिकोड करते रहिए और माहौलों को पहचानते रहिए।